रहा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूक्रेन आखिर उस एक लक्ष्य को, उस एक मकसद को क्यों छोड़ेगा जिसके लिए उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। आइए आज की पड़ताल में इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि हम आज यहां तक पहुंचे कैसे, हमें उस एक जिद पर, उस एक अटल मांग पर वापस जाना होगा जो इस पूरे युद्ध के बिल्कुल केंद्र में थी। तो देखिए, एक तरफ था यूक्रेन जो नेटो को अपनी आजादी और सुरक्षा की गारंटी के तौर पर देख रहा था, और दूसरी तरफ रूस जो नेटो के विस्तार को अपनी सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा, एक रेड लाइन मानता था। और बस यही वो बुनियादी असहमति थी जो फरवरी 2022 में एक फुल स्केल जंग में बदल गई। आज की तारीख तक इस जंग को 1300 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और यूक्रेन ने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है, अनगिनत जानें गंवाकर और अपने टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा खोकर। तो अब जब हमने इस संघर्ष की नींव को समझ लिया है, तो सवाल ये उठता है कि ये नेटो आखिर है क्या, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा विवाद है। तो देखिए, नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना एक बहुत ही शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है। और इस गठबंधन की नींव टिकी है इसके आर्टिकल 5 पर, जिसका मतलब है कलेक्टिव डिफेंस यानी सामूहिक रक्षा। इसका मतलब सीधा सा है, अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी सभी उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। और मजे की बात यह है कि इतिहास में इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया है, 9/11 हमलों के बाद अमेरिका की मदद के लिए। यही वो सुरक्षा कवच था जिसे यूक्रेन हर हाल में पाना चाहता था। जरा सोचिए कि ये कितनी शक्तिशाली गारंटी है। अमेरिका की मिलिट्री ताकत के साथ 31 और देश, सबके सब सुरक्षा के एक ही वादे से बंधे हैं, भले ही उनकी अपनी अपनी सैन्य क्षमताएं कुछ भी हों। अब रूस के नजरिए को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, कोल्ड वॉर के दौर में। इस टाइमलाइन को देखिए, 1949 में नेटो का गठन ही सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए हुआ था। फिर 1991 में सोवियत संघ बिखर गया और यूक्रेन आज़ाद हो गया। और फिर 2019 में जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की कोशिशें तेज की, तो रूस के लिए ये एक ऐतिहासिक विश्वासघात जैसा था कि उसका अपना एक पुराना हिस्सा उसके सबसे पुराने दुश्मन के साथ हाथ मिला रहा है। यही वजह है कि रूस इसे युद्ध नहीं बल्कि एक विशेष सैन्य अभियान कहता है। उनका तर्क है कि यह नेटो को रोकने के लिए एक सीमित कार्रवाई है। और यही ऐतिहासिक तनाव हमें आज की सबसे बड़ी खबर तक ले आता है, एक संभावित शांति समझौता जो टेबल पर है और जो सब कुछ बदल सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सौदा किसी पारंपरिक डिप्लोमैटिक चैनल से नहीं हो रहा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूतों को, जिनमें उनके दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं, उन्हें ज़ेलेंस्की और यूरोपियन नेताओं से मिलने के लिए भेजा है। ये एक बहुत ही असामान्य कदम है जो मौजूदा अमेरिकी प्रशासन को दरकिनार करता हुआ सा लगता है। तो आखिर इस सौदे में है क्या? देखिए, यूक्रेन अपनी नाटो सदस्यता की महत्वाकांक्षा छोड़ देता है। बदले में उसे यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का एक साफ रास्ता और कुछ पश्चिमी देशों से व्यक्तिगत सुरक्षा गारंटी मिलती है। और रूस, वो अपने कब्जे वाले क्षेत्र को अपने पास रखता है और अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेता है, नाटो का विस्तार रोकना। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर समझने की जरूरत है। रूस यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की अनुमति दे रहा है, जो एक आर्थिक और व्यापारिक गुट है। इसमें नाटो के आर्टिकल 5 जैसा कोई सामूहिक सैन्य रक्षा समझौता नहीं है। तो इन शर्तों को देखते हुए सवाल उठता है कि वास्तव में कौन फायदे में दिख रहा है, जीत किसके हाथ में है? स्रोत सामग्री के अनुसार ये पुतिन के लिए एक साफ रणनीतिक जीत है। रूस अपने कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र को रखता है। रूस का जो मुख्य युद्ध लक्ष्य था, नाटो विस्तार को रोकना, वो हासिल हो गया है और यूक्रेन अमेरिका और यूरोप को मुख्य मुद्दे पर झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि कुछ विश्लेषक ये भी तर्क दे सकते हैं कि यूरोपीय संघ की सदस्यता यूक्रेन के लिए एक बड़ी लॉन्ग टर्म जीत हो सकती है। इस विश्लेषण में यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन के रास्ते को एक सांत्वना पुरस्कार यानी कॉन्सोलेशन प्राइज के रूप में देखा जा रहा है। मतलब मुख्य लक्ष्य हासिल ना कर पाने के बाद मिला एक इनाम, जो शायद यूक्रेन के लिए अपना चेहरा बचाने का एक तरीका भी है। तो अब जब हमने इस सौदे का विश्लेषण कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या इससे युद्ध का अंत होगा, इसका संघर्ष के भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है।
इस सौदे को लेकर जो आशा है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से झलकती है, जिन्होंने कहा कि हम अब युद्ध समाप्त करने के इतने करीब हैं जितना हम पहले कभी नहीं थे। मतलब ये बातचीत शांति की दिशा में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अपनी नेटो की मांग को छोड़कर ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने शांति के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हटा दी है। हालांकि ये याद रखना भी जरूरी है कि क्षेत्रीय विवाद और सुरक्षा गारंटी जैसे कई जटिल मुद्दे अभी भी सुलझाने बाकी हैं। और यही बात हमें इस पूरी पड़ताल के अंतिम और सबसे